तो फास्टिंग का एक बेनिफिट जो कोई बताता नहीं है वो ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली अगर आप 1 मील अ डे जिसे ओमैड भी कहते हो वो डाइट फॉलो कर रहे हो, तो इस डाइट में आप जैसे नाम से ही पता चलता है एक ही बार खाते हो दिन में। तो होता ये है कि हमारे जो बॉडी है वो डाइजेस्ट करती है फूड को और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी लगती है, ब्लड लगता है। तो होता ये है कि जब हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं डाइजेशन के लिए और काम कर रहे हैं, मान लो कि किसी को कोडिंग करनी है और कोडिंग करते-करते बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, दिमाग बहुत लगता है कोडिंग के लिए। तो ज़्यादा जो एनर्जी हमारी बॉडी में वो डाइजेशन ले रहा है, तो कोडिंग के लिए हमें कम एनर्जी मिलेगी। या कोई भी फिज़िकल टास्क या कोई भी मेंटल टास्क जो कर रहे हो, जैसे कि किसी को दीवार पे पेंटिंग बनानी है, तो वो भी एक प्रकार से मेंटल टास्क ही हुआ। तो अगर वो व्यक्ति बिना खाना खाए, अगर उसे आदत है, बिना खाना खाए अगर वो पेंटिंग बनाएगा तो वो ज़्यादा बढ़िया बना पाएगा क्योंकि एनर्जी जो है वो डाइजेशन में नहीं जा रही। तो डाइजेशन में जैसे मैंने बहुत बहुत एनर्जी जाती है, तो जब वो एनर्जी नहीं जाएगी तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो कहाँ जाएगी? दिमाग में। तो इसलिए ये एक बेनिफिट जो है फास्टिंग का कि जो कोई बताता नहीं है। और हमारे कल्चर में भी जैसे कि हिंदू कल्चर में फास्टिंग भी है जिसे व्रत कहते हैं। तो ऐसा बहुत से अलग अलग कल्चर्स में भी है, जैसे कि क्रिश्चियन, मुस्लिम। तो इसके इसका अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम फास्टिंग के बारे में कैसे जाएँ? तो शुरुआत में मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी कि भूख ज़्यादा लगती थी कि अभी मैं फ़िलहाल 2 ही बार खाना खाता हूँ। एक बार 1 बजे और 6:30 को, तो सिर्फ़ 2 ही मील्स पूरे दिन में। तो पहले मैं 3 मील्स खाता था और स्नैक्स भी लेता था, तो मेरे एनर्जी लेवल डाउन रहते थे क्योंकि बॉडी दिन भर बस डाइजेस्ट ही कर रही है। तो डाइजेशन में बहुत एनर्जी आ रही है, तो दिमाग को एनर्जी नहीं मिल रही फ़ोकस करने के लिए। तो इसलिए मुझे ब्रेन फॉग की भी प्रॉब्लम रहती थी, जो कि अभी मुझे लगभग 80% कम हुई है। 20% वो स्टिल है, लेकिन उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि मैं इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो है वो ले लेता हूँ। जिसमें मैं सिर्फ़ 2 ही चीज़ लेता हूँ, पोटेशियम सिट्रेट और सोडियम, जो कि सॉल्ट से ले लेता हूँ मैं, हिमालय पिंक सॉल्ट। और एक हनी भी ले लेता हूँ, हनी का 1 चम्मच। और हाँ, ये लेमन थोड़ा-सा टेस्ट के लिए। तो मैंने ये पाया कि जब मैंने फास्टिंग की शुरुआत की, तो एक सीधा आइडिया मैंने ये किया था कि थोड़ा-थोड़ा चाय लेता था सुबह में। उठने के लगभग 1 से लेके डेढ़ घंटे के बाद, क्योंकि जब आप उठते हो तो आपको चाय की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत पड़ती है 1 से डेढ़ घंटे बाद, और इससे फ़ायदा ये होता है जो कैफ़ीन क्रैश होता है, जो एनर्जी डिप हमें मिलता है चाय पीने से 1-2 बजे, वो नहीं मिलता। जब आप उठने के 1 या डेढ़ घंटे या 2 घंटे बाद अगर आप चाय पीते हो, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एनर्जी क्रैश जो मिलता है वो नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हो, सुबह उठने के 1 से डेढ़ घंटे बाद चाय बना के और अगर हो सके तो चाय बनाओगे तो ब्लैक टी ही बनाना, क्योंकि शुगर जो है वो भी एक प्रकार सी है और बहुत हानिकारक है। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बहुत से ऐसे WHO बोलते हैं 9 टेबलस्पून ऑफ शुगर फॉर मैन, 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर फॉर वुमेन। तो 9 चम्मच आदमी के लिए, 6 चम्मच महिला के लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंसिस्टेंटली शुगर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक होता है। वो 10-20 साल आपको उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं दिखेगा, लेकिन 30 साल में 25 साल में वो जो बहुत ज़्यादा हानिकारक दिखता है। तो ये थोड़ी-सी गलत रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से, लेकिन ख़ैर आपको ब्लैक टी लेनी है बिना शुगर के। तो ये एक काम करना है तो ज़्यादा भी नहीं लेनी, सिर्फ़ एक ही बार लेनी है मॉर्निंग के उठने के 1 से डेढ़ या 2 घंटे के बाद। और उसके बाद जो है आपको खाना खाना है 12, 1 या 2 बजे, और फिर आपको एक डिनर करना है, मतलब सिर्फ़ लंच और डिनर ही करना है अपने टाइम के हिसाब से, सिर्फ़ 2 ही मील्स। और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करके अगर आप हो सके तो 1 मील अ डे, यानी कि एक ही बार खाना खाना जो होता है जिसे 1 मील अ डे कहते हैं, वो मैं डाइट उसके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कीजिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बार मैंने देखा था कि मैंने दिन भर कुछ खाना नहीं खाया था क्योंकि प्रोजेक्ट करना था, एक रिपोर्ट बनानी थी। तो मैंने ये पाया, तब मैं जो है लंच और डिनर ही करता था, मतलब थोड़ा 2 मील्स अ डे पे था। तो पाया कि एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी हाई थी मेरी। इवन नेक्स्ट दिन भी एनर्जी हाई थी। उस दिन मैंने कुछ खाया नहीं था। तो और उसके अगले दिन जो मैंने क्या किया था कि सिर्फ़ एक ही बार खाना खाया था घर आने के बाद, क्योंकि कॉलेज में पूरा टाइम मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। वो प्रोजेक्ट होपफुली सक्सेसफुल हो गया। थैंक गॉड। बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट था वो, अभी भी याद आती है कि क्या प्रोजेक्ट था या मज़ाक था वो। इतना खैर, तो बात ये है कि
अगर कोई कर सकते हैं कि 1 मील अ डे तो सुपीरियर सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 2 मील अ डे भी अच्छा ही होता है। जैसे कि मैं अभी फ़ॉलो कर रहा हूँ और अभी मैं खाना खा के आया था डिनर करके। लेकिन जब मैंने डाइट फ़ॉलो की 2 मील्स अ डे तो खाना खाने के बाद भी मुझे ऐसा ब्रेन फॉग नहीं लगता, आलस नहीं लगता, नींद आना नहीं लगता। और उसका एक और रीज़न है कि मैं इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एक करके एक चीज़ होती है कि आप इंसुलिन से अगर रेजिस्टेंस हो तो आपके डायबिटिक का भी एक बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इसलिए बिल्डअप होता है क्योंकि आप ज़्यादा स्वीट चीज़ें शुगर की चीज़ें कंज्यूम करते हो और हाई कार्ब डाइट बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स। तो जब मैंने कार्ब्स को कम किया अपने डाइट में से ओट्स, होल ग्रेन्स, बाजरी, चपाती और एलिमिनेट किया, तो पहले क्या होता था कि मुझे कितना भी खाओ पता ही नहीं चलता था पेट को कि इतना खाना इनफ है या नहीं है। मुझे सोच में पड़ता था कि मतलब पेट संकेत नहीं दे रहा है कि भर गया है या नहीं है। जब मैंने ये एलिमिनेट किया कार्ब्स को, सारे कार्ब्स को नहीं, मेजॉरिटी जो हाई कार्ब्स वाली चीज़ें हैं उनको, तो हुआ ये कि मुझे पता चलने लगा कि हाँ, अभी पेट फुल है। और इसके लिए मैं ज़्यादा नॉन-वेज ही खाया था उस टाइम, एग्स और गोट मीट, चिकन। तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ग्रेन्स तो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन इसमें हेल्दी कुछ ज़्यादा है नहीं ग्रेन्स में। ग्रेन्स में मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ है वो है कार्ब्स और कुछ बोलते हैं फाइबर जो है होल ग्रेन में दुगना होता है रिफाइंड ग्रेन्स के कंपैरिजन में, लेकिन वो फाइबर है सिर्फ 7 अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम ऑफ फाइबर पर 100 ग्राम्स ऑफ होल ग्रेन्स। तो होल व्हीट जो होते हैं व्हीट जिससे कि हम चपाती बनाते हैं और जिसे हिंदी में गेहूँ बोलते हैं, तो गेहूँ में होता है कि 43 ग्राम्स जो है वो सिर्फ कार्ब्स ही है और 7 ग्राम जो है वो फाइबर है पर 100 ग्राम। तो कार्ब्स में प्रॉब्लम ये आती है कि कार्ब्स जो है वो फैट के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि व्हीट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, लेकिन ये जो कार्ब्स है 43 ग्राम, ये डाइजेस्ट हो जाने के बाद ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो एक शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो शुगर में कन्वर्ट हो जाए तो होता क्या है कि हमारा ब्लड शुगर इंसुलिन जो है उसको स्पाइक कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है मेन, और बहुत से अलग-अलग रिस्क भी होती है। और एक बात और भी है कि जो ग्रेन्स है जैसे कि होल व्हीट, इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एंटी न्यूट्रिएंट होता है फाइटिक एसिड। तो ये जो है हमारे मिनरल्स की एब्सॉर्प्शन को कम करता है, जैसे कि ज़िंक, मैग्नीशियम। तो ये जो मिनरल्स होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि ज़िंक और मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये 2। तो ज़िंक के एब्सॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो होता ये है कि तो अगर मान लो आप 10 ग्राम ज़िंक ले रहे हो सप्लीमेंट से, तो आपको कम मिलेगा और 10 ग्राम नहीं मिलेगा तो वो कम हो जाएगा। डिपेंडिंग आपने कितना ज़्यादा होल व्हीट ग्रेन खाया है। और राइस में कम कार्ब्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 33 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर 100 ग्राम्स ऑफ राइस, लेकिन ये फिर भी 10 ग्राम का ही फ़र्क है। तो अगर किसी को इंसुलिन की प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा-सा 2 या 3 हफ्ते के लिए बिना ग्रेन्स के देखो कि बिना ग्रेन्स खाए, तो आप सोचेंगे कि इंडियन डाइट में तो सब कुछ ग्रेन ही होता है, बिना ग्रेन्स के कैसे रहे? तो ट्रस्ट मी मैंने ये किया है और इसके मुझे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिले हैं। और ये जो ब्लड शुगर इंसुलिन स्पाइक होता है, जैसे कि मैंने बताया, इससे आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कुछ बोलते हैं कि जो हमारा दिमाग जो बेसिकली 2 चीज़ों पे काम करता है। ग्लूकोज़, लेकिन ग्लूकोज़ जो है हमारी बॉडी खुद बना सकती है। इसके लिए हमें कार्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद ग्लूकोज़ बनाती है। हमारे 1/3 ऑफ द ब्रेन जो है, मतलब 33% ब्रेन को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। वो ऑटोमेटिक बॉडी से प्रोवाइड हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ ग्लूकोज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्लूकोज़ सप्लीमेंटेशन की। लेकिन बाकी जो जो ब्रेन है वो कीटोन्स पे काम करता है। तो कीटोन्स तब तैयार बढ़ते हैं जब आप फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे बोलते हैं। तो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि हमारा जो ट्रेडिशन है, लेकिन सच देखा जाए तो ह्यूमन्स का कभी एक ट्रेडिशन था ही नहीं कि वो ग्रेन्स खाए या इवन वेजिटेरियन। क्योंकि एक एक बार सोच के देखो, जब हम शिकारी थे, जब आग का किसी को पता नहीं था कि आग कैसे जलाए, बाण के धनुष बाण कैसे बनाए, तलवार कैसे बनाए, जो हम पत्थरों से काम चलाते थे। उस टाइम में जो आदि मानव थे, उनके पास तो चपाती बनाने का तो कोई साधन था ही नहीं। वो तो कभी चपाती बना ही नहीं सकते। आप फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे बनाना,
या कहीं पे टमाटो, बेरीज, वो तो खा सकते हो कच्चा, लेकिन वो कभी चपाती खा ही नहीं सकते थे। और अगर किसी ने रोमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि रोमन एम्पायर, तो उन्होंने जो है वो फ्री में लोगों को ब्रेड देना चालू किया था। ब्रेड किससे आए थे? ग्रेन्स से आए थे। तो ये जो ग्रेन्स है, उसमें उस टाइम हुआ था कि उनके ग्रेन्स में झेरे मोल्ड लग गया था। मोल्ड की जो एक एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस था जिससे कि टेस्टोस्टेरोन कम हुए थे, और इसके कारण रोमन एम्पायर हार गया था। तो ये खैर एक इतिहास की बात है, लेकिन उनको लोगों को पता नहीं था कि ग्रेन्स के क्या होता है। लेकिन हर बार अगर आप कोई भी सिविलाइजेशन देख लो, तो जो ग्रेन जो लोग खाते थे, चाहे वो राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, बाजरी हो गया, वो ज़्यादातर फ्लेव ही खाते थे। मतलब लो लेवल के लोग उस टाइम, जिन्हें पेजेंट बोला जाता था, जो एलिट्स थे, जैसे राजा महाराजा की फैमिली, उनके यहाँ काम करने वाले बड़े लोग, वो ये सब नहीं खाते थे। वो तो सिर्फ नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत से अलग अलग प्रकार के नॉनवेज होते थे। वो जैसे कि अभी हरिण को मारना अभी आई थिंक लॉज के हिसाब से, इंडियन लॉज में ये जो है ये गुनाह दाखिल होता है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो वो नॉनवेज खाते बहुत से अलग अलग प्रकार के। जो स्लेव्स थे और जो फार्मर्स या जो भी लो लेवल के लोग थे उस टाइम, लो एंड जॉब करने वाले, जैसे झाड़ू पोछा मारने वाले, तो वो उन लोग को जो है राजा महाराजा लोग हमेशा लोगों की ब्रेड्स ही देते थे। ब्रेड्स, ग्रेन्स, फ्री ग्रेन्स। तो वो ग्रेन्स क्यों देते थे? क्योंकि ग्रेन जो है आपको दिमाग को स्लो करते हैं, क्योंकि वो कार्ब्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ग्रेन्स का जो कार्ब्स होता है, वो कोई भी ग्रेन ले लो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज़्यादा होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तैयार कर देता है। और जैसे कि मैंने मिनरल्स के एब्सॉर्प्शन को कम कर देता है। और कुछ लोग बोलेंगे कि लेकिन इसमें बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स होते हैं, उनका क्या ग्रेन्स में? तो उसको भी बात बताता हूँ। जब हम ग्रेन्स को सोक करते हैं, जैसे कि आपने घर पे शायद करते हो गया नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर में वो मम्मी क्या करती है कि ग्रेन जो है, जैसे कि गेहूँ, तो उसको पानी में सोक करते हैं पहले, और फिर उससे वो दूध जैसा होता है ना, वो वैसा निकालते हैं, ऐसे सोक करके ऐसे। एग्जैक्ट प्रोसीजर मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन वो जो सोक करते हैं बेसिकली, उस टाइम क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट जो है निकल जाते हैं, क्योंकि सोक करके फिर ड्राई करके फिर हम चक्की में उसे डाल के जो पीसते हैं, पाउडर निकलती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स सारे निकल जाते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी निकल जाते हैं, फाइबर रह जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने, फाइबर जो है 7 ग्राम ही होता है पर 100 ग्राम। अगर आप वेजिटेबल कोई भी उठा लो, अच्छी वाली वेजिटेबल्स, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको फाइबर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू ग्रेन्स। तो ये फाइबर का उतना ज़्यादा बढ़िया सोर्स है भी नहीं। और जैसे कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सोकिंग के टाइम स्पेशली। और अगर किसी ने लेबल, अगर मान लो कि पैकेट लिया फ्लोर का, होल व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटे का, और वहाँ पे अगर कंपनी मेंशन कर रही है कुछ मिनरल्स, वाइटामिन्स बहुत सारे, तो कई टाइम क्या होता है कि कंपनी जो है वो सिंथेटिक मिनरल्स, वाइटामिन डाल देती है, केमिकल लैबोरेटरी से बने हुए, कि जो सब्जियों से, फल से एक्सट्रैक्ट नहीं किए होते, वो सिंथेटिक ही होते हैं, यानी कि वो केमिकल होते हैं, केमिकल से बने हुए। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स है वो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। वो 0% एब्सॉर्ब होते हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, विटामिन ए, विटामिन डी, बहुत सारे विटामिन जो डी जो है वो सिंथेटिक है, वो किसी काम के नहीं है। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ग्रेन्स की बात पे वापस आते हैं, तो आपको ग्रेन जो है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अभी अभी 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 2 या 3 हफ्ते तक कोई भी ग्रेन्स मत खाओ, बाजरी, गेहूँ, राइस, और खुद देख लो कि क्या फ़र्क आपको लगता है। ब्रेन जो है आपका ज़्यादा शार्प हो जाएगा, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था ये। और बहुत से लोगों के पेरेंट्स जो है इस चीज़ के लिए मना करेंगे, वो बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये तो हमारा ट्रेडिशन नहीं, इंडिया का ट्रेडिशन कभी ग्रेन्स था ही नहीं। और बहुत सी चीज़ें जैसे ट्रेडिशनल बोलते हैं इंडिया में, और इंडिया की यही नहीं, जैसे कि स्पाइसेस, तो मिर्ची जो है वो इंडिया की नहीं है। टोमेटो जो है वो भी इंडिया का नहीं है, वो भी फॉरेनर से लाए थे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियंस ने, इंडिया के कल्चर में थी ही नहीं। हमारे एंसेस्टर्स ने कभी ये चीज़ें खाई नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे कल्चर में आई थी। जैसे साबूदाना जो है वो 1950 के टाइम इन्वेंट हुआ था। तो उससे पहले जो है साबूदाना कुछ था नहीं, और हमारे कल्चर में वो भी आ गया साबूदाना। फराल में यूज़ होता है, जो पता नहीं से हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में फराल बोलते हैं। खैर गूगल कर लेना। तो ये 1950 में इन्वेंट हुआ, तो हमारे कल्चर में कैसे आया? अगर टोमेटो जैसे कि हर डिश में यूज़ होता है, जो कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा इंडियन नहीं है, टोमेटो कभी इंडियन था ही नहीं। और शिमला मिर्च, वो भी नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है हमारे कल्चर में कभी थी ही नहीं, वो ब्रिटिशर्स ने, फॉरेनर्स ने लाई थी।
ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो हमारे कल्चर की थी नहीं। तो ये मत सोचना कि होल ग्रेन जो है हमारे कल्चर का पार्ट थे और ये हमारे लिए अच्छे हैं। आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। और जो कोई व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता कंप्लीट एलिमिनेट करने का, तो वो एक काम कर सकता है कि कम अमाउंट में खाना ग्रेन्स को, बहुत कम अमाउंट में, और देख लेना कि आपको मतलब कौन सा फ़र्क दिखता है क्या आपके ब्रेन के इम्प्रूवमेंट में। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। और कैफ़ीन का जैसे मैंने बोला था कि 1 से डेढ़ 1 या 2 घंटे के बाद उठने के बाद आपको चाय लेना है। तो चाय में एक चीज़ ज़रूर डालना, थोड़ा-सी घी जो है वो डाल देना और फिर उसके बाद उसे पीना ब्लैक टी में। इससे होगा ये कि आपको जो है घी का जो फैट है वो आपको पेट में ज़रा-सा हेल्प करेगा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। तो ये और हाँ, जो कैफ़ीन जो है वो इतना भी बढ़िया नहीं, जैसे कि बोला जाता है चाय बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए। चाय से आपको एनर्जी नहीं मिलती, चाय में 0 कैलोरीज़ होती है, जो ब्लैक टी की पाउडर आती है उसमें। तो अगर हम सोचे कि इससे एनर्जी नहीं है तो हमें एनर्जी मिलती कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग को जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे दिमाग को बताते हैं कि हम थक गए, अभी आराम की ज़रूरत है। तो कैफ़ीन क्या करता है, उन रिसेप्टर से बाइंड कर देता है, उनको दिमाग तक पहुँचने नहीं देता। तो आपको कोई पता नहीं चलता कि आप थके हुए हो। इसलिए बहुत से लोग जो रात के सोने से पहले, सोने के 4-5 घंटे पहले चाय पीते हैं, उनको नींद नहीं आती। क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता चलना ज़रूरी है कि हम कब थके हैं। तो ग्रेजुअली आपको जो है, जो कैफ़ीन का ट्रिक मैंने बताया था चाय का, वो आपको यूज़ करना है, लेकिन धीरे-धीरे जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही आपको फ़ोकस करना है और कैफ़ीन को एलिमिनेट करना है, धीरे-धीरे कम कर देना है। और कैफ़ीन से कोलेजन भी बहुत कम हो जाता है बॉडी में, जिससे कि कोलेजन एक प्रोटीन होता है बेसिकली, जिससे कि हमारी बॉडी जो है सेल्स, स्किन के सेल्स, उनको अच्छे दिखने में मदद होती है। तो अगर आपके बॉडी में कोलेजन कम है, और कोलेजन आपकी बॉडी खुद बनाती है, इसके लिए सप्लीमेंटेशन क्या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी बॉडी कोलेजन खुद बनाती है, तो आपको कम कैसे हुआ कि कैफ़ीन जो है वो कोलेजन को कम कर देता है। इसलिए जो स्किन जो है आपकी खराब होने लगती है, आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखती। और ये इंक्लूड करता है हर जगह की स्किन, लेग, फेस, आर्म्स। तो ये भी आपको ज़रा रिस्क ध्यान में रखना है अगर चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हो। और अगर किसी से चाय नहीं छूटती तो कम कर के छोड़ना है। जैसे कि मैंने एक झटके में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को भी चाय का एडिक्ट था नहीं। एग्ज़ाम के लिए मैंने ये देखा था कि चाय से शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्प्रूव होती है कैफ़ीन से, तो मैंने 600 मिलीग्राम कैफ़ीन लिया था, कि जो बहुत ज़्यादा है। डेली रिकमेंडेशन है नॉट टू एक्सीड 400 मिलीग्राम। मैंने वो पिल फॉर्म में एक बार लिया था और इससे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिली थी, सच बताऊँ तो। वो एग्ज़ाम में बिना कैफ़ीन के क्रैक नहीं कर पाता। वो 12 मार्क्स मिले, टोटल 30 मार्क्स में से तो 12 की पासिंग थी। टीचर्स ने जो भी थे हमारे, थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत थैंक यू, आप मुझे पास कर देने के लिए। तो खैर वीडियो यहीं पे एंड कर देता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, कोई लिमिटेंस बिलीव है तो वो भी डाल सकते हो वो क्रश करने को पूरा ट्राई करूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।